जीव जनन क्यों करते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। जीव विज्ञान के सबसे गहरे सवालों में से एक है ये, और इसका जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो चलिए आज जीवन के इसी सबसे बड़े रहस्य में उतरते हैं। 1 मिनट रुककर सोचिए, खाना पीना, सांस लेना, ये सब तो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, राइट? लेकिन रिप्रोडक्शन यानी जनन, कोई भी एक जीव इसके बिना भी अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। तो सवाल ये है कि फिर प्रकृति इस एक काम पर इतनी इतनी सारी एनर्जी क्यों लगाती है? क्या जरूरत है इसकी? तो इस सवाल का जवाब किसी एक अकेले जीव में नहीं मिलेगा। नहीं, इसका जवाब छिपा है पूरी की पूरी प्रजाति की कहानी में। असल में जनन ही वो तरीका है जिससे कह सकते हैं कि जीवन की मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, ताकि ये मशाल कभी बुझे नहीं और प्रजाति हमेशा हमेशा इस धरती पर बनी रहे। अच्छा, अब इस पूरी कहानी के हीरो से मिलते हैं, डीएनए। इसको ऐसे समझिए जैसे ये जीवन की रेसिपी बुक है या एक मास्टर ब्लूप्रिंट। इसमें हर एक निर्देश लिखा होता है कि कोई जीव कैसा दिखेगा, उसका शरीर कैसे काम करेगा, सब कुछ। तो असल में जनन का मतलब क्या हुआ? बस इसी ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाकर अगली पीढ़ी को सौंप देना। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो होता क्या है? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है, उसकी एक कॉपी तैयार होती है। इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। फिर सेल के अंदर बाकी का सामान तैयार होता है और आखिर में बस सेल बीच में से 2 हिस्सों में बंट जाता है। हो गया जनन। चलिए अब देखते हैं जनन की पहली स्ट्रैटेजी। ये है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप कुदरत का Ctrl+C Ctrl+V या कॉपी पेस्ट फंक्शन समझ सकते हैं। इसमें पेरेंट सिर्फ एक होता है और जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होता है। इसका सबसे कॉमन तरीका है विखंडन यानी फिशन। जैसे अमीबा को देखिए, वो क्या करता है? बस खुद को 2 बराबर हिस्सों में बांट लेता है। 1 से 2 बन गए, सिंपल। और वहीं दूसरी तरफ मलेरिया वाला पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो तो एक बार में ही कई सारी कोशिकाओं में टूट जाता है। इसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। कुछ जीवों में तो इससे भी कमाल के तरीके हैं। स्पाइरोगायरा को ले लीजिए, वो बस टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया पूरा स्पाइरोगायरा बन जाता है। लेकिन असली जादू तो प्लिनेरिया में दिखता है। रीजेनरेशन की ऐसी गजब की पावर है कि अगर आप उसे कई टुकड़ों में काट भी दें तो हर एक टुकड़ा फिर से एक पूरा का पूरा प्लिनेरिया बना लेगा। कमाल है ना? फिर आता है मुकुलन या बडिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसमें पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा बड मतलब एक उभार सा निकलता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो पेरेंट से अलग होके अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। तो चाहे वो विखंडन हो, पुनरुद्भवन हो या फिर मुकुलन, इन सब तरीकों में एक चीज कॉमन है। ये सब कुदरत के वो कमाल के तरीके हैं जिनसे सिर्फ एक पेरेंट से ही उसकी कॉपीज तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कॉपी पेस्ट वाला तरीका। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन के अगले लेवल पर, एक तरह का अपग्रेड। ये है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सिर्फ कॉपी नहीं बनाता, ये कुछ नया बनाता है, ये विविधता पैदा करता है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी है, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो क्या वो प्रोसेस हमेशा 100% परफेक्ट होता है, एकदम एक्यूरेट? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। दुनिया की कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। तो कॉपी बनाते समय छोटी मोटी गलतियां, कह लीजिए एरर्स, हो ही जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यही गलतियां, यही एरर्स वेरिएशन या विभिन्नता को जन्म देती हैं। अब सवाल ये है कि इस वेरिएशन का फायदा क्या है? देखिए, मान लीजिए बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो नॉर्मल पानी में आराम से रह रहा है। अब अचानक से पानी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होगा? जिन बैक्टीरिया में कोई वेरिएशन नहीं है वो सब के सब मर जाएंगे। लेकिन अगर उसी ग्रुप में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें गर्मी सहने की क्षमता वाला वेरिएशन है, तो वो बच जाएंगे, और सिर्फ बचेंगे नहीं बल्कि आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ाएंगे। यही है वेरिएशन की असली ताकत। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। एक तरफ है अलैंगिक जनन। ये एक सेफ गेम है, तेज है, कम एनर्जी लगती है और रिजल्ट की गारंटी है। दूसरी तरफ है लैंगिक जनन। ये थोड़ा रिस्की दाव है।
लेकिन इसका इनाम बहुत बड़ा है, वेरिएशन। और यही वेरिएशन किसी भी प्रजाति को भविष्य में आने वाले खतरों से लड़ने और जिंदा रहने के लिए तैयार करता है। फूल वाले पौधों में ये प्रोसेस बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलता है। फूल का जो मेल पार्ट है पुंकेसर, वो बनाता है पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण। अब इन परागकणों का बस एक ही मकसद होता है, फीमेल पार्ट यानी स्त्री केसर तक पहुंचना, क्योंकि वहीं अंडाशय के अंदर एग सेल उनका इंतजार कर रहा होता है। और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, एक नए बीज, एक नए जीवन की कहानी शुरू हो जाती है। तो पौधों के बाद अब बात करते हैं इंसानों की। चलिए देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत हमारी अपनी बायोलॉजी पर, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कैसे लागू होते हैं। इंसानों में रिप्रोडक्टिव क्षमता की शुरुआत होती है प्यूबर्टी से, यानी यौवनारंभ से। ये वो दौर है जब शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और पीरियड्स की शुरुआत होती है, वहीं लड़कों में चेहरे पर बाल आने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। ये सारे बदलाव दरअसल सिग्नल होते हैं कि शरीर अब रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा है। अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका मेन काम है स्पर्म बनाना। ये स्पर्म, आप इन्हें माइक्रोस्कोपिक मैसेंजर समझ सकते हैं, जिनका एक ही काम है जेनेटिक कोड को आगे तक ले जाना। अपनी पूंछ की मदद से ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक मंथली साइकिल पर काम करता है। हर महीने ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और अपना सफर शुरू करता है। और इसी दौरान यूट्रस यानी गर्भाशय खुद को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए, एक नए जीवन को पालने पोसने के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता, तब क्या? तो उस केस में यूट्रस ने जो मोटी गद्देदार परत तैयार की थी, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो ये परत टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है, ब्लड और म्यूकस के रूप में। और इसी नेचुरल प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, रिप्रोडक्शन किसी एक जीव के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी बात, इसके दो मेन तरीके हैं, अलैंगिक जो सिर्फ एक पेरेंट से कॉपी बनाता है, और लैंगिक जो दो पेरेंट्स के डीएनए को मिलाकर वेरिएशन यानी कुछ नया बनाता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, यही वेरिएशन है जो प्रजातियों को बदलते माहौल में जिंदा रहने में मदद करता है। और आखिर में हमने इंसानों के कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा, जो प्यूबर्टी से शुरू होता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ये जो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है, अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ, ये किसी भी प्रजाति की आबादी को एक इकोसिस्टम के अंदर स्टेबल रखने में, यानी स्थिरता देने में कैसे मदद करता है? जरूर सोचिएगा इस पर।